एपिसोड 1। ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारी कहानी का पहला एपिसोड। उम्मीद है कि आपने जिस तरह से मेरी इस कहानी के पहले सीजन को प्यार दिया था उसी तरह से इसे भी अपना प्यार देंगे। डिस्क्लेमर: यह कहानी काल्पनिक है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र काल्पनिक है। इसे मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और आप हमारे इस चैनल पर देख रहे हैं जिसका नाम टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी है। अब आते हैं स्टोरी पर। स्टोरी पर आने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दूं। इस वक्त एक अंधेरे कमरे में एक 15 साल लड़की सो रही थी। उसके चेहरे पर नींद में भी परेशानी और घबराहट नजर आ रही थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। वह धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रही थी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, वह गलती थी, मैंने कुछ नहीं किया। वह लड़की सपने में इस वक्त एक लड़की को ड्राइविंग करते हुए देख रही थी। सपने में इस वक्त एक लग्जरियस गाड़ी में एक 15-16 साल की लड़की खिलखिलाते हुए हंसते हुए गाड़ी चला रही थी। उसने खुद से कहा, मॉम डैडी को क्या लगता है मैं छोटी बच्ची हूं, मैं भी उन्हें बता दूंगी कि मैं बड़ी हो चुकी हूं। कहते हुए वह लड़की गाड़ी की स्पीड बढ़ा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे गाड़ी चलाना अच्छे से आता हो। वह भी तेजी से गाड़ी चला ही रही थी कि तो तभी उसे रियर व्यू मिरर से अपने पीछे एक लग्जरियस गाड़ी नजर आई, जिसे देखते ही उसने खुद से कहा, ओह गॉड, डैडी ने मुझे पकड़ लिया। नहीं, तुझे हारना नहीं है आदत, भाग गाड़ी। कहते हुए ये लड़की, जो कि कोई और नहीं आदत थी, वह तेजी से गाड़ी चलाने लगी। आदत की हाइट बाकी बच्चों के मुकाबले 15 साल की उम्र में काफ़ी बड़ी थी। वही आदत के पीछे ही लग्जरियस गाड़ी में एक आदमी जिसकी उम्र 45 साल के आसपास थी। वह घबराते हुए एक ही बात कह रहा था, बच्चा गाड़ी रोक लो, अगर आपको कुछ हो गया तो। कहते हो वह तेजी से अपनी गाड़ी आदत की गाड़ी के पीछे ले जा रहा था कि कोई और नहीं आदित्य था। आदत ने जब रियर व्यू मिरर से आदित्य की गाड़ी को अपनी तरफ आते हुए देखा, उसने खुद से कहा, ओह नो आदत, जल्दी भाग, जल्दी भगा, तुझे डैडी से जीतना है। कहते हुए आदत पीछे की तरफ देखते हुए गाड़ी तेजी से चला रही थी। उसने अपनी गाड़ी की स्पीड इतनी बढ़ा दी थी कि उसके पीछे की गाड़ी उसे काफ़ी पीछे रह गई थी। उसने किसी से कहा, मैंने डैडी को हरा दिया। डैडी और मोम को लगता है ना कि छोटी हूँ, अब मैं उन्हें बता के रहूंगी कि आदत बड़ी हो चुकी है। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। कहते हुए आदत ने खुशी से पलट कर सामने की तरफ देखा। सामने की तरफ देखते ही अचानक से उसके मुंह से जोरदार चीख निकल गई। उसके सामने एक औरत और आदमी एक दूसरे का हाथ पकड़कर रोड क्रॉस करते हुए दूसरी तरफ शायद अपनी गाड़ी की तरफ ही जा रहे थे, पर आदत का ध्यान न होने की वजह से आदत की टक्कर उन दोनों से हो गई थी। आदत वक्त पर ब्रेक नहीं मार पाए और दोनों उसकी गाड़ी से टकराकर काफ़ी दूर उछलकर रोड के बीचों बीच गिर गए। पूरे रास्ते पर खून ही खून बिखरा हुआ था और आदत अपनी आंखों को बड़ा बड़ा करके बस सामने के नज़ारे को देख रही थी। वह लड़की जो कि बेड पर सो रही थी, अचानक से ये देखते ही घबरा कर उठकर बैठ गई और गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और उसकी हालत काफ़ी ख़राब लग रही थी। घबराहट की वजह से उसकी बॉडी सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी। उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, डैडी मॉम हेल्प मी। कहते हुए वह लड़की कांपते हुए पैरों से ज़मीन पर उतरने लगी, पर उसके पैर ज़मीन पर नहीं टिक रहे। वह नीचे गिरने ही वाली थी, पर उसने साइड में रखे हुए टेबल का सहारा लेकर खुद को संभाल लिया और जल्दी से अपना मोबाइल उठाकर उसने किसी का नंबर डायल किया। उसकी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे और उसका मोबाइल भी उसने काफ़ी मजबूती से पकड़कर रखा था ताकि वह उसके हाथ से छूट न जाए। आदत ने 2-3 बार नंबर डायल किया, पर दूसरी तरफ से किसी ने कॉल नहीं उठाया। अब उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वह लड़की गहरी गहरी सांस ले रही थी। उसने रोते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। उसने इतना कहा ही था कि दूसरी तरफ से किसी ने उसे कॉल किया। कॉल की रिंग सुनते ही उसने मोबाइल पर फ्लैश हो रहे हैं नाम को देखा। वहाँ पर डैडी लिखा हुआ था। उसने जल्दी से कॉल उठाया और रोते हुए, डैडी मुझे बचा लो, मैंने कुछ नहीं किया डैडी, सच में मैंने कुछ नहीं किया। उस लड़की की बात सुनकर दूसरी तरफ से उसके डैडी ने घबराते हुए कहा, आदत क्या हुआ? आदत डोंट क्राई, ये लड़की कोई और नहीं आदत है। दूसरी तरफ कॉल पर आदित्य था। आदित्य की आवाज़ सुनकर आदत ने रोते हुए, डैडी मैंने उनको नहीं मारा, सच में मैंने कुछ नहीं किया डैडी, सच में आदत ने कुछ नहीं किया। कहते हुए आदत की सांसें भारी हो रही थी। आदत को इस तरह से पैनिक होते हुए देखकर आदित्य ने कहा, आदत मेरी बात सुनो, शांत हो जाओ। आदत आदित्य की आवाज़ सुनकर भी आदत शांत नहीं हो रही थी। कॉल की दूसरी तरफ आदित्य को काफ़ी घबराहट हो रही थी। इस वक्त वह अपने ऑफिस में था। उसने कहा, आदत सुनो मेरी बात, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारे डैडी सब कुछ ठीक कर देंगे, शांत हो जाओ बच्चा। आदत शांत हो जाओ। आदित्य की बात सुनकर आदत ने बेहद कमज़ोर आवाज़ में कहा, मैंने नहीं मारा, मैंने सच में नहीं मारा डैडी, सच में मैं नहीं मारा। कहते हुए आदत की आवाज़ आना बंद हो गई। आदत की इस तरह की आवाज़ सुनकर आदित्य ने घबराते हुए कहा, आदत आदत मेरी बात सुनो। पर दूसरी तरफ से आदत की आवाज़ आदित्य को सुनाई नहीं दी। आदित्य ने खुद से कहा, आदत। कहते हुए वह अपने ऑफिस से भागता हुआ लिफ्ट की तरफ जाने लगा। उसे इस तरह से जाते हुए देखकर सभी एम्प्लॉइज हैरान हो गए। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी।
आदित्य तेजी से नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आ गया। उसने बिना ड्राइवर को इन्फॉर्म किया अपनी गाड़ी निकली और तेजी से गाड़ी चलाने लगा। उसके माथे पर इस वक्त घबराहट की वजह से पसीने की बूंदें चमक रही थी। कुछ ही देर बाद उसकी गाड़ी एक बड़े से मेंशन के सामने आकर रुकी। यह कपूर मेंशन नहीं था, यह मेंशन मुंबई के बाहर था। आदित्य तेजी से गाड़ी का दरवाजा खोलकर दौड़ता हुआ अंदर आ गया। अंदर आते ही उसे लिविंग रूम में एक 60 साल की बूढ़ी औरत नजर आएगी। से देखते ही आदित्य ने कहा, आदत कहाँ है? आदित्य का सवाल सुनकर उस बूढ़ी औरत ने कहा, आदित्य सर, आदत बेबी तो ऊपर अपने रूम में ही है, वह नीचे नहीं आई। केयरटेकर की बात सुनकर आदित्य घबराता हुआ ऊपर आदत के रूम की तरफ भागने लगा। उसे इस तरह से जाते हुए देखकर केयरटेकर को भी घबराहट होने लगी। उसने खुद से कहा, क्या हुआ सर, इतने ज्यादा घबरा क्यों है? इतना कहकर वह भी आदित्य के पीछे पीछे आ गई। आदित्य ने जैसे ही आकर आदत के रूम को खोल उसे आदत जमीन पर बेहोश पड़ी नजर आई। पूरे रूम में अंधेरा था और इस वक्त आदत अनकॉन्शियस हालत में जमीन पर पड़ी हुई थी। आदत को इस कंडीशन में देखकर आदित्य की सांस गले में अटक गई। आदित्य दौड़ता हुआ आदत के पास आया। उसने झटके से आदत को अपनी गोद में उठाकर उसे बेड पर लिटाकर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर घबराई हुई आवाज में कहा, आदत बच्चा आंखें खोलो, क्या हुआ आपको बच्चा, आंखें खोलो। आदित्य के बार बार उठाने की कोशिश करने के बावजूद आदत ने अपनी आंखें नहीं खोली। अब तक केयरटेकर भी ऊपर आ गई थी। उसने जब आदित्य की हालत देखी और फिर आदत को देखा कि वह किस कंडीशन में है, वह भी घबरा गई। उसने कहा, सर डॉक्टर को कॉल कीजिए, बेबी को क्या हुआ है? केयरटेकर की बात सुनकर आदित्य जैसे अपने होश में आया। उसने जल्दी से अपना मोबाइल निकालकर अपने असिस्टेंट अमन को कॉल करते हुए, अमन जितनी जल्दी हो सके मेरे फार्म हाउस पर डॉक्टर को लेकर आओ, अगर थोड़ी सी देर हो गई तो मैं तुम्हारी और डॉक्टर दोनों की जान ले लूंगा। इतना कहकर आदित्य ने कॉल कट कर दिया। आदित्य ने आदत को अपने सीने से लगाकर आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, बच्चा अपनी आंखें खोलो, डैडी आपको ऐसे नहीं देख सकते। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। आदत जिसे हल्का हल्का होश आने लगा था, उसने कांपती हुई आवाज में कहा, डैडी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सच में कुछ नहीं किया, डैडी मुझे बचा लो। आदत की बात सुनकर आदित्य ने आदत की तरफ देखा जिसके चेहरे पर आधी बेहोशी में भी घबराहट थी। उसने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, डैडी आपको कुछ नहीं होने देंगे, आदत कुछ भी नहीं, आपके डैडी आपके लिए सब कुछ करेंगे, चाहे मुझे दुनिया से ही क्यों ना लड़ना पड़े। कहते हुए आदित्य ने आदत को मजबूती से अपने सीने से लगा लिया। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अपने ओपिनियन जरूर शेयर करना। यह मेरी कहानी माय अडोरेबल वाइफी का सेकंड सीजन है, उम्मीद है कि आप इसे भी पसंद करेंगे। एपिसोड 2, यूवी वो मर चुके हैं। ही गाइस कैसे हैं आप सब, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी की है शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। आदित्य अभी आदत को अपने सीने से लगाकर बैठा हुआ था कि तभी बाहर से केयरटेकर ने कहा, सर अमन सर डॉक्टर को लेकर आए हैं। केयरटेकर की बात सुनकर आदित्य ने कहा, उन्हें जल्दी से यहाँ लेकर आओ। कुछ देर बाद आदित्य परेशानी से रूम के बाहर चक्कर काट रहा था। अमन भी उसके साथ ही खड़ा था। अंदर एक फीमेल डॉक्टर आदत को चेक कर रही थी। आदित्य के चेहरे पर परेशानी देखकर अमन ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सर टेंशन मत लीजिए, लिटिल मिस ठीक हो जाएगी। अमन की बात पर आदित्य ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। इस वक्त उनके चेहरे पर परेशानी नजर आ रही थी। उन्होंने आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर कपूर मुझे आपसे बात करनी है। डॉक्टर के चेहरे पर परेशानी देखकर आदित्य को घबराहट होने लगी। दुनिया में अगर आदित्य किसी चीज से डरता था तो वह था अपने परिवार को खोने से। आदित्य के लिए अगर कुछ इंपॉर्टेंट था तो सिर्फ उसका परिवार। डॉक्टर की बात पर आदित्य ने अपना सर हिलाया। कुछ देर बाद दूसरे रूम में आदित्य इस वक्त डॉक्टर के सामने सोफे पर बैठा हुआ था और डॉक्टर भी उसके सामने दूसरे सोफे पर बैठी हुई थी। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, मिस्टर कपूर आपकी बेटी सिर्फ 15 साल की है और मुझे लग रहा है कि वो डिप्रेशन में जा रही है। पिछले 15 दिनों में उसके साथ ये 10 बार हो चुका है। डॉक्टर की बात सुनकर आदित्य ने अपने सर को पकड़ते हुए कहा, डॉक्टर मुझे पता है पर मैं क्या करूं, मैं उसके दिमाग से वह बात नहीं निकल पा रहा हूं। पिछले 15 दिन से मैंने उसे अपनी फैमिली से दूर रखा है, किसी को भी उसकी कंडीशन के बारे में नहीं पता है। कहते हुए आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। पिछले 15 दिन से आदित्य आदत को लेकर अपने फार्म हाउस पर रह रहा था। उसने घर पर सबको यही बताया था कि आदत अपनी स्कूल ट्रिप पर गई हुई है। आदित्य की बात सुनकर डॉक्टर ने आदित्य की तरफ देखा और कहा, मिस्टर कपूर मैं जानती हूं कि जो कुछ भी आदत के हाथ से हुआ वह कोई नॉर्मल बात नहीं थी, उसके हाथों से खून हुआ है। मिस्टर कपूर डॉक्टर ने इतना कहा ही था कि आदित्य ने चिल्लाते हुए कहा, बकवास बंद कीजिए, वह एक छोटी सी गलती थी, उसने जानबूझ के कुछ नहीं किया। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। आदित्य की बात पर डॉक्टर ने कहा, सीरियसली मिस्टर कपूर जस्ट बिकॉज एक्सीडेंट आपकी बेटी ने किया था तो वह छोटी गलती हो गई। अगर यही किसी और के बच्चे ने आपकी वाइफ के साथ किया होता या आपके दादा दादी के साथ किया होता तो क्या आप तब भी इसे छोटी गलती कहते? डॉक्टर की बात है सुनकर आदित्य चुप हो गया। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। डॉक्टर ने आदित्य के चेहरे के एक्सप्रेशन देखते हुए कहा, मिस्टर कपूर अगर आपने जल्दी उसे इस सब से बाहर नहीं निकाला तो आप अपनी बेटी को नहीं बचा पाएंगे। 15 साल की उम्र में इस तरह से स्ट्रेस लेना, डिप्रेशन में जाना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो सकता है। उसकी कंडीशन बिगड़ती जा रही है।
डॉक्टर की बात सुनकर आदित्य ने कहा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं डॉक्टर, पर मैं उसे इस सब से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। आदित्य की बात सुनकर डॉक्टर ने कहा, मिस्टर कपूर, अब यह आपको डिसाइड करना है कि आप आदत को इस सब से बाहर कैसे निकालते हैं, पर आपको जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा। कहते हुए डॉक्टर ने आदित्य को कुछ इंस्ट्रक्शन दी और वहां से चली गई। डॉक्टर के जाने के बाद आदित्य वापस आदत के रूम में आ गया। इंजेक्शन की वजह से आदत इस वक्त सुकून की नींद सो रही थी। आदत के मासूम से चेहरे को देखकर आदित्य की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसने आदत के पास आकर उसके गालों पर हाथ फेरते हुए कहा, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है प्रिंसेस, मैं चाहकर भी उसे नहीं सुधार सकता, मैं चाहकर भी किसी की जान वापस नहीं लौटा सकता। कहते हुए आदित्य घुटनों के बल वहीं पर बैठकर आदत के मासूम से चेहरे को देखने लगा। कुछ देर बाद उसने खुद को संभालते हुए कहा, गलती आपने की है, पर आपके डैडी आपको कुछ भी नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। कहते हुए आदित्य तेजी से रूम से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने केयरटेकर सुधा को आदत का ध्यान रखने के लिए कहा और वहां से तेजी से अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं निकल गया। गाड़ी में बैठते ही उसने एक नंबर डायल करते हुए कहा, मुझे मिस्टर जगदीश लूथरा का नंबर चाहिए। आदित्य की बात है, जी सर, मैं अभी आपको उनका नंबर भेजता हूं। कुछ देर बाद आदित्य के मोबाइल पर जगदीश लूथरा का नंबर फ्लैश हो रहा था। आदित्य ने गहरी सांस ली और नंबर डायल कर दिया। दूसरी तरफ से कुछ रिंग के बाद एक इंसान ने कॉल उठाकर अपनी थकी हुई आवाज में कहा, हेलो, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ के इंसान की आवाज सुनकर आदित्य ने कहा, मैं आदित्य कपूर बात कर रहा हूं, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। आदित्य की बात सुनकर दूसरी तरफ से जगदीश लूथरा ने हैरानी से कहा, आदित्य कपूर, तुम क्यों मुझसे मिलना चाहते हो? जगदीश लूथरा की बात पर आदित्य ने कहा, प्लीज़ बस एक बार मुझसे मिल लीजिए, मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। आदित्य की बात सुनकर जगदीश लूथरा ने कहा, ठीक है, आप हमारे घर को थोड़ा मेंशन आ जाए, वहीं पर बात करते हैं। जगदीश लूथरा की बात सुनकर आदित्य ने कॉल कट कर दिया और अपनी गाड़ी तेजी से लूथरा मैंशन की तरह बढ़ने लगा। करीब 1 घंटे के बाद उसकी गाड़ी एक बड़े से लग्जरियस मैंशन के सामने आकर रुकी। यह लूथरा मैंशन था। आदित्य के पीछे ही उसके बॉडीगार्ड भी थे, जिस वजह से लूथरा मैंशन के गार्ड ने उसे अंदर जाने से नहीं रोका। आदित्य तेजी से अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलकर मैंशन के अंदर आ गया। मैंशन के अंदर आते ही उसे लिविंग रूम में एक बुजुर्ग आदमी नजर आए, जिनकी उम्र 75 साल के आसपास लग रही थी। उन्हें देखते ही आदित्य पहचान गया कि यही जगदीश लूथरा है। लूथरा परिवार का भी बिजनेस इंडस्ट्री में काफी बड़ा नाम था। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। जगदीश लूथरा ने आदित्य की तरफ देखा और कहा, लिए मिस्टर कपूर, बोलिए क्या बात करनी थी आपको? मुझ बूढ़े से कहते हुए उनके चेहरे पर थकावट नजर आ रही थी। आदित्य ने उनकी तरफ देखा और कहा, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। आदित्य की बात सुनकर जगदीश लूथरा ने पहले हैरानी से उसकी तरफ देखा और फिर अपना सर हिला दिया। कुछ देर बाद जगदीश लूथरा के स्टडी रूम में इस वक्त जगदीश लूथरा आदित्य की बात सुनकर अपनी जगह पर मूर्ति की तरह खड़े थे। उनकी आंखों में गुस्सा, आंसू और दर्द सब कुछ नजर आ रहा था। आदित्य ने उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखे और कहा, मैं जानता हूं कि जो कुछ भी मेरी बेटी की वजह से आपने खोया है, मैं उसे वापस नहीं दे सकता, पर प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिए। अगर आप चाहे तो मैं उसका इल्ज़ाम खुद के ऊपर लेकर जेल जाने के लिए तैयार है, बस मेरी बेटी की ज़िंदगी बख्श दीजिए। कहते हुए आदित्य अपने दोनों हाथ जोड़कर जगदीश लूथरा के सामने घुटनों के बल बैठ गया। आदित्य की बात सुनकर जगदीश लूथरा ने गुस्से और नफरत भरी आवाज में कहा, तुम्हारी बेटी ने मुझसे मेरा बेटा, मेरी बहू छीन ली। तुम्हारी बेटी की वजह से मेरा इकलौता पोता अनाथ हो गया है, उसके सर से माँ बाप का साया है चुका है, और तुम कह रहे हो कि मैं उसे माफ कर दूं? अपनी बेटी को बचाने के लिए पिछले 15 दिन से तुमने न जाने पुलिस को कितने पैसे खिलाकर रिश्वत दी और इस केस को दबाने की कोशिश की, इसलिए अभी तक हमें केस के मुजरिम के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। जगदीश लूथरा की बात सुनकर आदित्य ने उनकी तरफ देखा और कहा, मैं जानता हूं कि जो कुछ भी मैंने किया वह गलत था, पर मैं अपनी बेटी के प्यार में पूरी तरह से बहक चुका था, पर अब मैं इस गिल्ट के साथ और नहीं जी सकता। आप चाहे तो मैं ऐसा सब करने के लिए तैयार हूं, बस मेरी बेटी को बख्श दीजिए। वह सिर्फ 15 साल की है, इस हादसे की वजह से वह पूरी तरह से बिखर चुकी है। आदित्य की बात सुनकर जगदीश लूथरा ने उसकी तरफ देखा और कहा, जाओ यहाँ से, ना ही मुझे तुम्हारी माफ़ी चाहिए, ना ही कुछ और, भूल जाओ जो कुछ भी हुआ था। मेरे पोते ने तो अपने माँ बाप को खो दिया, मैं नहीं चाहता कि कोई और भी अपने माँ बाप को खो दे। जगदीश लूथरा की बात सुनकर आदित्य ने कहा, क्या आपने मेरी बेटी को माफ़ कर दिया? आदित्य की बात सुनकर जगदीश लूथरा ने अपनी कमज़ोरी आवाज़ में कहा, मैं क्या किसी को माफ़ करूंगा? इसके पास आप जीने के लिए सिर्फ इकलौता सहारा बचाव देगा, चले जाओ यहाँ से। जगदीश लूथरा की बात सुनकर आदित्य अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसने कहा, आप चाहे तो मुझे मेरी पूरी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, फिर भी मैं कुछ नहीं कहूँगा। आपने मेरी बेटी को माफ़ करके जो एहसान मुझ पर किया है वह मैं कभी भी नहीं भूल सकता। आदित्य की बात सुनकर जगदीश लूथरा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी प्रॉपर्टी लेकर क्या करूंगा? मेरा बेटा और मेरी बहू मुझे वापस नहीं मिल जाएगी, अपनी प्रॉपर्टी अपने पास रखो। लूथरा खानदान के इतने खराब दिन नहीं आए कि वह किसी की प्रॉपर्टी ले। जगदीश लूथरा की बात सुनकर आदित्य ने एक नज़र उनकी तरफ देखा और तेजी से उनके स्टडी रूम से बाहर आ गया। जगदीश लूथरा भी अपने कमज़ोर कदमों से चलते हुए स्टडी रूम से बाहर आए। जैसे ही वह बाहर आए, उन्हें लिविंग रूम में एक औरत के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, बड़े साहब, यूवी बाबा अपने रूम का दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। उसे औरत की बात सुनकर जगदीश लूथरा के चेहरे पर घबराहट और परेशानी नजर आने लगी। आदित्य ने एक नज़र जगदीश लूथरा की तरफ देखा और वहां से तेजी से निकल गया। जगदीश लूथरा कमज़ोर कदमों से चलते हुए लिफ्ट में आ गए।
कुछ देर बाद उन्होंने एक रूम के दरवाजे पर खटखटाते हुए दरवाजा खोलो यूवी दरवाजा खोलो। अंदर से उन्हें किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी। उन्होंने घबराते हुए कहा दरवाजा खोलो यूवी बेटा दरवाजा खोलो वरना तुम्हारे दादाजी भी नहीं जी पाएंगे। उनकी आवाज़ सुनकर अंदर से दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही वह अंदर आ गए। अंदर इस वक्त अंधेरा था और एक लड़का बेड के साइड में घुटनों के बल बैठा हुआ था। पूरे रूम में सामान बिखरा हुआ नजर आ रहा था। उसे लड़के के हाथ में इस वक्त एक तस्वीर थी और वह इस तस्वीर को देख रहा था। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। जगदीश जी धीमे कदमों से चलते हुए उसे लड़के के सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने उसके हाथ में पड़ी हुई तस्वीर की तरफ देखा और दर्द भरी आवाज में कहा कब तक इसी तरह से उन दोनों को याद करते रहोगे यूवी वह दोनों मर चुके हैं। जगदीश जी की बात सुनकर वह लड़का जिसका नाम यूवी था उसने अपना चेहरा ऊपर उठकर उनकी तरफ देखा। उसकी आंखें इस वक्त खून की तरह लाल थी। उसने बेहद दर्द भरी और नफरत भरी आवाज में कहा वह मरे नहीं है दादाजी उनका खून किया गया है। जिस किसी ने मुझे मेरी माँ मेरे पापा को छीना है उस इंसान को जब तक मैं ढूंढ नहीं लेता मैं शांति से नहीं बैठूंगा। जिसने मुझे दर्द और तकलीफ दी है मैं उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर दूंगा दादाजी कहते हुए यूवी की आंखें नफरत से लाल नजर आ रही थी। वही उसकी आंखों में जगदीश जी ने खुद से कहा मैं तेरी नफरत की आग में तुझे और उसे मासूम बच्ची को नहीं जलने दूंगा। मैं कभी तुझे पता नहीं चलने दूंगा यूवी कभी भी नहीं। अपने दादाजी के दिमाग में चल रहे ख्यालों से अनजान यूवी ने अपनी माँ और अपने पापा की तस्वीर पर हाथ फेरकर बेहद दर्द भरी आवाज में कहा आपके कातिल को मैं सजा देकर रहूंगा ऐसी सजा जो कि आज तक किसी ने किसी को न दी होगी। यह आपके बेटे का आपसे वादा है मोम आपसे वादा है डैडी कहते हुए उसने अपने होंठ तस्वीर रखें। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एपिसोड 3 चाहत का गुस्सा। ही गाइस कैसे हैं आप सब उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। यूवी अभी भी जमीन पर बैठा हुआ था और अपनी माँ और अपने पापा की तस्वीर को देख रहा था। जगदीश जी उसके सामने घुटनों के बल बैठ गए। ये देखा पर यूवी ने कहा दादाजी संभालिए कहते हुए यूवी ने उन्हें सहारा दिया। यूवी की बात सुनकर जगदीश जी ने हंसते हुए कहा तेरा दादा इतना कमजोर नहीं है कि नीचे भी ना बैठ सके तो क्यों इस तरह से मुझे तड़पा रहा है। तेरे पापा और तेरी माँ को खोने के बाद मेरे अंदर कुछ और खोने की हिम्मत नहीं बची है। अगर तुझे कुछ हो गया और तूने इस नफरत की आग में खुद को बर्बाद कर दिया तो मैं मर जाऊंगा। जगदीश जी की बात सुनकर युवराज ने गुस्से से कहा दादाजी अगली बार से अगर यह सब आपके मुंह से निकला तो मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। इतना दूर कि आप चाहकर भी मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। युवराज की बात सुनकर जगदीश जी ने उसे गले से लगाते हुए कहा कि तू अपने इस बूढ़े दादा को और दर्द देना चाहता है। वादा कर मुझसे तू बेफिजूल में किसी फालतू मामले में पड़कर अपनी जिंदगी खराब नहीं करेगा। और रही बात योगिता और योगेश की तो वह जहां भी होंगे तुझे इस तरह से देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। इसलिए तुझे उनके लिए खुद को स्ट्रांग बनाना होगा। वादा कर मुझे कि तू खुद को बिल्कुल पहले की तरह बनाएगा। जगदीश जी की बात सुनकर युवराज ने उनकी तरफ देखते हुए कहा दादाजी अब मेरी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद है अपनी माँ और अपने डैडी दोनों के कातिल को ढूंढकर उसे मौत से बदतर सजा देना। उसने मुझे अनाथ किया है मैं उसकी जिंदगी बर्बाद जब तक नहीं कर दूंगा मैं शांत नहीं बैठूंगा दादाजी। यूवी की बात सुनकर जगदीश जी ने कहा नहीं कोई बदला नहीं लेना है तुझे। वादा कर मुझे कि तू ये सब कुछ भूलकर अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेगा। जगदीश जी की बात सुनकर युवराज ने उनकी आंखों में आंखें डालकर देखा और कहा हरगिज नहीं। जिसकी वजह से मैंने अपना सब कुछ खोया मैं उसे चैन से नहीं जीने दूंगा कभी भी नहीं। कहते हुए युवराज अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और तेजी से अपने रूम से बाहर चला गया। युवराज के जाने के बाद जगदीश जी आंसू भरी आंखों से दरवाजे की तरफ देखने लगे। उन्होंने खुद से कहा आदित्य कपूर मैं बस जब तक हो सके युवराज से तुम्हारी बेटी के बारे में छुपा लूंगा पर जिस दिन ऐसे तुम्हारी बेटी के बारे में पता चला ना ही तुम इसे रोक पाओगे ना ही मैं। कहते हुए उन्होंने अपने आंसू साफ किया और अपने धीमे कदमों से चलते हुए रूम से बाहर आ गए। युवराज तब तक घर से बाहर जा चुका था। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। कपूर मेंशन। चाहत इस वक्त गुस्से से अपने सामने खड़े आदित्य को देख रही थी। उसने कहा आपकी ऐसी बातें कर रहे हैं अभी वह सिर्फ 15 साल की है और आप उसे हमसे दूर भेजना चाहते हैं। कैसे रहेगी वह हम सबके बिना। चाहत की बात सुनकर आदित्य ने चाहत को कंधों से पड़ते हुए कहा चाहत में ही बात समझने की कोशिश करो यही उसके लिए ठीक होगा। हमें उसे यहाँ से दूर भेजना होगा। आदित्य की बात सुनकर चाहत ने उसके दोनों हाथों को खुद से दूर करते हुए कहा पहले मुझे बताइए कि आदत कहाँ है। आपने झूठ कहा ना मैंने उसकी टीचर को कॉल करके पूछा था स्कूल से कोई ट्रिप नहीं गई तो फिर वह कहाँ है और पिछले 15 दिनों से आप उसे लेकर घर क्यों नहीं आए ना ही खुद घर आ रहे थे बताइए क्या हुआ है। चाहत को इतने गुस्से में देखकर आदित्य ने उसे शांत करते हुए कहा चाहत पहले शांत हो जाओ मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा पर अभी कुछ भी बताने का वक्त नहीं है। आदित्य की बात सुनकर चाहत की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। चाहत की आंखों में आंसू देखकर आदित्य ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा चाहत मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ आदत की भलाई के लिए कर रहा हूँ इस वक्त बस इतना समझ लो कि हमारी आदत के हाथ से एक ऐसा गुनाह हो गया है जिसकी ना ही कोई माफ़ी है ना ही वह गुनाह हम कभी सुधर सकते हैं। उसे इस सब से बाहर निकलना ही होगा वरना उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाएगी। आदित्य की बात सुनकर चाहत की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने कहा आदत कहाँ है मुझे आदत से मिलना है। आदित्य ने चाहत की बात पर कहा इस वक्त वह हमारे फार्म हाउस पर है। आदित्य की बात पर चाहत में कंफ्यूज होकर पूछा आपने उसे फार्म हाउस पर क्यों रखा है क्या हुआ है प्लीज़ बताइए मेरा दिल बहुत घबरा रहा है।
आदित्य ने चाहत के हाथ को मजबूती से पकड़ लिया और कहा, तुम मेरे साथ फार्म हाउस चलो। इतना कहकर आदित्य चाहत को लेकर घर से बाहर जाने लगा। तभी पीछे से उन्हें एक कमजोर आवाज सुनाई दी। आदित्य इस आवाज को सुनते ही आदित्य ने पीछे पलट कर देखा तो पीछे ऋषि जी खड़े थे, जो कि अभी पहले से काफी बूढ़े नजर आने लगे थे। वह इस वक्त एक केयरटेकर के सहारे खड़े थे। ऋषि जी की आवाज सुनकर आदित्य अपनी जगह पर ही रुक गया। उसने पीछे पलट कर देखा तो ऋषि जी में कदमों से चलते हुए उसके पास आ गए। उन्होंने कहा, आदत अभी तक वापस क्यों नहीं आई? तुमने कहा था ना कि वह 2 दिन में आ जाएगी। 15 दिन हो गए, मैंने अपनी राजकुमारी को देखा नहीं, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। कहाँ है मेरी राजकुमारी? ऋषि जी के सवाल पर आदित्य ने उनकी तरफ देखकर एक नकली मुस्कुराहट के साथ कहा, दादाजी वह कल आ जाएगी, फिलहाल मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना है। हो सकता है कि आज मैं और चाहत बाहर ही रहे, इसलिए आप केयरटेकर की सारी बात मानेंगे और दादी को भी कहेंगे और अहान और अयान को भी बता दीजिएगा कि आज हम घर नहीं आने वाले। आदित्य की बात सुनकर ऋषि जी उसे कुछ कहते हैं इससे पहले ही आदित्य चाहत का हाथ पकड़कर बाहर आ चुका था। उसने बाहर आकर चाहत को पैसेंजर सीट पर बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। चाहत की आंखों से अभी भी आंसू निकल रहे थे। उसने आदित्य की तरफ देखा। आदित्य ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और तेजी से अपनी गाड़ी कपूर मैंशन से अपने फार्म हाउस की तरफ लेकर जाने लगा। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। चाहत ने आंसू भरी आंखों से आदित्य की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर इस वक्त बहुत सीरियस एक्सप्रेशन थे। उसने कहा, आप क्यों आदत को हमसे दूर भेजना चाहते हैं? मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। और आपने सोचा है उसके सभी भाई कैसे रहेंगे उसके बिना? जान है वह उन सबकी अयान और अहान दोनों को कैसे समझाएंगे आप? चाहत की बात सुनकर आदित्य ने बिना चाहत की तरफ देख कहा, चाहत मैंने डिसाइड कर लिया है, हम आदत को यहाँ से बहुत दूर भेज देंगे। आदित्य की बात सुनकर चाहत ने इस बार चिल्लाते हुए, कहाँ पर हुआ क्या है? मुझे कुछ तो बताएं, आखिर क्यों आप मेरी बेटी को मुझसे दूर करना चाहते हैं? चाहत की बात सुनकर आदित्य ने तेजी से गाड़ी के ब्रेक पर अपना पैर रखा और चिल्लाते हुए कहा, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि उसकी लाइफ बर्बाद हो जाए। आदित्य की बात सुनकर चाहत ने भी चिल्लाते हुए कहा, पर किया क्या है उसने? आदित्य ने चाहत की बात सुनकर गुस्से से कहा, एक्सीडेंट किया है उसने, 2 लोगों की जान चली गई उसकी वजह से। आदित्य की बात सुनकर चाहत, जो कि चिल्ला रही थी, वह शांति से आदित्य की तरफ देखने लगी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, आप मजाक कर रहे हैं ना? चाहत की बात सुनकर आदित्य की आंखों से 2 आंसू की बूंद उसके गालों पर आ गई। एपिसोड 4, तू खूनी है आदत। आदित्य की बात सुनकर चाहत अपनी जगह पर किसी जिंदा लाश की तरह बैठी हुई थी। आदित्य की आंखों से आंसू की बूंद उसके गालों पर आ गई थी। उसने चाहत की तरफ देखा, करो उसे कंधों से पकड़कर हिलाते हुए कहा, चाहत। आदित्य की आवाज सुनकर चाहत जैसे सपने से जागी। उसने कहा, नहीं मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, वह किसी की जान नहीं ले सकती। चाहत की बात सुनकर आदित्य ने कहा, चाहत यही सच है, हमें आदत को इन सब से निकलना होगा, हमें दुनिया से यह बात छुपानी होगी कि हमारी बेटी ने खून किया है, हमारी बेटी खूनी है। चाहत, आदित्य की बात सुनकर चाहत ने उसे खुद से दूर करते हुए, बकवास बंद कीजिए, मेरी बेटी खूनी नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। चाहत की बात सुनकर आदित्य ने कहा, चाहत यही सच है और हमें ये सच्चाई एक्सेप्ट करनी होगी। आदित्य की बात सुनकर चाहत ने कहा, बकवास बंद कीजिए। इस वक्त उन दोनों की गाड़ी रोड के बीच में खड़ी थी और आदित्य चाहत को समझने की कोशिश कर रहा था। तभी चाहत ने आदित्य को खुद से दूर किया और सामने की तरफ देखा। जैसे ही उसकी नज़र सामने की तरफ गई, उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। चाहत की चीख सुनकर आदित्य ने भी सामने की तरफ देखा तो सामने से एक ट्रक तेजी से उनकी तरफ ही आ रहा था। आदित्य कुछ करता है इससे पहले ही ट्रक में उनकी गाड़ी को हिट कर दिया और एक जोर की आवाज के साथ उनकी गाड़ी रोड के बीचों बीच पलटकर सरकते हुए दूसरी तरफ गिर गई। अगले ही पल उनकी गाड़ी में एक जोरदार ब्लास्ट हो गया। इसी के साथ आदत, जो कि अपने बेड पर सो रही थी, उसकी जोरदार चीख निकल गई, फूटकर बैठ गई और गहरी गहरी सांस लेने लगी। यह कोई सच्चाई नहीं बल्कि आदत का सपना था। आदत इस वक्त गहरी गहरी सांस ले रही थी। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उसने आसपास देखा, इस वक्त वह अपने रूम में थी। वह जल्दी से बेड से उठकर खड़ी हो गई और बालकनी में आ गई। इस वक्त दोपहर का वक्त हो रहा था और वह अभी भी अपने फार्म हाउस पर ही थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अभी भी उसकी आंखों के सामने जो कुछ भी उसने सपने में आदित्य और चाहत के साथ होते हुए देखा, वही सब घूम रहा था। आदत ने खुद से कहा, मेरी वजह से मॉम और डैडी के साथ यह सब हुआ है, क्योंकि मैं किसी की जान ली है। अब भगवान जी मुझे भी मेरी मॉम और डैडी को छीन लेंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कहते हुए आदत बालकनी से भागते हुए अपने रूम में आ गई और बिना कुछ सोचे समझे तेजी से अपने रूम से बाहर आ गई। आदत तेजी से कॉरिडोर से भागते हुए सीढ़ियों से नीचे की तरफ उतर रही थी। उसे खुद नहीं पता था कि वह जाकर आ रही है। इस वक्त उसका दिमाग कुछ भी सोचने समझने की कंडीशन में नहीं था। फार्म हाउस में ज़्यादा लोग नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर आदित्य को शांति पसंद थी और इस जगह के बारे में भी किसी को नहीं पता था। इसलिए फार्म हाउस के प्राइवेट रास्ते पर ही 2 सिक्योरिटी गार्ड थे और फार्म हाउस के आसपास कोई गार्ड्स नहीं थे। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। इस वक्त सुधा जी भी किचन में आदत के लिए लंच बना रही थी। आदत लिविंग रूम से भागते हुए सीधा घर से बाहर आकर फार्म हाउस से बाहर जाते हुए रास्ते पर दौड़ने लगी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में अभी भी आदित्य और चाहत का गाड़ी में बैठना और ट्रक का उनको टक्कर मारना और ब्लास्ट, वही सब घूम रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वह लगातार भाग रही थी। उसने अपने पैरों में कुछ भी नहीं पहना हुआ था। फार्म हाउस मुंबई से बाहर जंगलों के एरिया में बना हुआ था, जिस वजह से आदत के पैरों में छाले पड़ चुके थे, कांटे भी चुभ चुके थे, पर उसे किसी चीज़ से शायद कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था।
उसने रोते हुए कहा, हम सभी प्रॉब्लम की जड़ है, हम खुद को खत्म कर लेंगे, हम ही नहीं रहेंगे तो भगवान जी मॉम और डैडी के साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। आदत लगातार भाग रही थी, भागते हुए भी उसे पानी की आवाज़ सुनाई दी। इस आवाज़ को सुनते ही आदत इस डायरेक्शन में भागने लगी। वह अच्छे से जानती थी कि वह कहाँ जा रही है। यहाँ पर बचपन से वह आदित्य और चाहत और अपने दोनों भाइयों के साथ घूमने के लिए आती थी। वहीं दूसरी तरफ गाड़ी में आदित्य और चाहत फार्म हाउस के लिए निकल चुके थे। चाहत आदित्य से बार बार पूछ रही थी कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि आदित्य आदत कौन से दूर भेजना चाहता है, पर आदित्य बार बार एक ही बात कहकर कि वह बाद में सब कुछ बता देगा, चाहत की बात टाल रहा था। आदत दौड़ते हुए एक बड़े से तालाब के पास आ गई थी। इस वक्त वह अपने घुटनों पर अपने दोनों हाथ रखकर गहरी गहरी सांस ले रही थी। दोपहर होने की वजह से सूरज की रोशनी काफ़ी तेज थी। चाहत का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। आदत काफ़ी ज़्यादा गोरी थी, जिस वजह से उसका चेहरा खून की तरह लाल नजर आ रहा था। उसने गहरी गहरी सांस लेकर खुद को संभाल, उसकी आंखों से अभी भी आंसू निकल रहे थे। आदत ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो सामने एक खूबसूरत सा तालाब था। ये तालाब फार्म हाउस से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर ही था। आदत ने आंसू भरी आंखों से तालाब की तरफ देखा। उसे तालाब में अपना अक्स नजर आ रहा था जो उस पर हंसते हुए कह रहा था, तू खूनी है आदत, तू खूनी है, तूने दो लोगों से उनकी जिंदगी छीनी है, तेरे अपने भी तुझसे दूर हो जाएंगे तो खूनी है आदत, तू खूनी है। पानी में अपने अक्ष की बात सुनकर आदत ने अपने दोनों हाथ कानों पर रखकर जोर जोर से चिल्लाते हुए कहा, मैंने नहीं मारा उन्हें, मैं नहीं हूं कि नहीं, मैं नहीं हूं। कहते हुए आदत घुटनों के बल तालाब के किनारे बैठकर जोर जोर से रोने लगी। उसकी चिल्लाने की आवाज़ से आसपास गूंज रही थी, जिस वजह से वहां के पंछी जोर जोर से आवाज़ कर रहे थे। आदत अपनी आंखें बंद करके जोर जोर से रो रही थी। तभी उसे अपने दिमाग में अपने ही अंतर्मन की आवाज़ सुनाई दी, तुमने दो लोगों से उनकी ज़िंदगी छीनी है आदत, तुम्हारी वजह से किसी से उनके परिवार के दो लोग दूर हो गए, तुम खूनी हो आदत, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है, तुम्हारे अपने भी तुमसे दूर हो जाएंगे, तुम अकेली रह जाओगी आदत, तुम अकेली रह जाओगी। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। अपने दिमाग में गूंज रही आवाज़ों को सुनकर आदत में चलते हुए कहा, नहीं मेरे अपनों को कुछ नहीं होगा, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी, गलती मैंने की है, सजा भी मुझे मिलेगी। कहते हुए आदत ने अपने आंसू साफ किया और आसमान की तरफ देखने लगी। धूप ज़्यादा होने की वजह से अगले ही पल उसने अपने चेहरे पर अपने हाथ रख लिए। उसने खुद से कहा, मुझे सच में जीने का हक नहीं है, मैं दूसरों से उनकी ज़िंदगी छीनी है। कहते हुए आदत ने अपनी आंखें बंद की और तालाब में जंप लगाने के लिए तैयार हो गई। उसे देखकर कोई भी बता सकता था कि वह तालाब में जंप लगाने वाली है। तालाब काफ़ी गहरा था, ये भी कहा जाता था कि तालाब के बीच में दलदल है, जिस वजह से तालाब में कभी कोई नहीं कूदता था, ना ही मछुआरे मछली पकड़ने के लिए आते थे, ना ही कोई और, जिस वजह से तालाब का पानी बहुत साफ और खूबसूरत था। आदत अभी छलांग लगते ही वाली थी कि किसी ने चिल्लाते हुए कहा है, स्टूपिड रुको, क्या कर रही हो तुम। किसी की आवाज़ सुनकर आदत रुक गई, पर अगले ही पल उसने खुद से कहा, नहीं तुझे नहीं रुकना है आदत, तुझे आज खुद को सजा देनी ही होगी। कहते हुए आदत नहीं फिर से अपनी आंखें बंद की। तभी फिर से किसी ने जोर से कहा, स्टूपिड क्या कर रही हो तुम। ये किसी लड़के की भारी आवाज़ थी। एपिसोड 5, युवराज की बाहों में आदत। ही गाइस, कैसे हैं आप सब, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। आदत अपनी आंखें बंद करके कूदने ही वाली थी कि किसी ने पीछे से उसे कमर से पकड़कर पीछे खींच लिया। अचानक से किसी के हाथों की पकड़ अपने कमर पर मजबूत होती हुई महसूस करके आदत ने घबराकर अपनी आंखें खुली। तभी उसे अपने कानों में एक लड़के की भारी मगर बेहद चार्मिंग आवाज़ सुनाई दी, पागलपन का दौरा पड़ा है क्या, क्या कर रही थी तुम, सुसाइड करना चाहती थी। इस आवाज़ को सुनकर भी आदत ने उसे इग्नोर करते हुए कहा, छोड़ो मुझे, तुम कौन हो, छोड़ो मुझे। कहते हुए आदत उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर आदत की बात सुनकर भी उस लड़क की पकड़ आदत पर कमज़ोर होने की जगह पर और मजबूत हो रही थी। उसने गुस्से से कहा, तुम्हें पता भी है कि एक इंसान के जान की कीमत क्या होती है, क्या महसूस होता है जब कोई अपना आप को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाए। कहते हुए उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा डरावनी हो गई। उसकी आवाज़ में दर्द था जो कि आदत महसूस कर पा रही थी। उसकी बातें सुनते ही आदत के हाथ जो कि उसे खुद से दूर कर रहे थे कमज़ोर पड़ गए। यह महसूस करते ही पीछे खड़े लड़के ने आदत को झटका से अपनी तरफ घुमाया और उसे लेकर किनारे से थोड़ा दूर आ गया। आदत ने अब जाकर अपने सामने खड़े लड़के की तरफ देखा, जिसकी उम्र 19 से 20 साल के आसपास लग रही थी। उसके चेहरे पर हल्की बियर्ड नजर आ रही थी जो उसे और भी ज़्यादा हैंडसम लुक दे रही थी। वह लड़का भी आदत के मासूम से चेहरे को देख रहा था। आदत उस 4-5 साल छोटी थी। आदत ने कहा, मुझे पता है किसी के जान की कीमत क्या होती है, पर तुम्हें नहीं पता कि मैं कितनी बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे जीने का कोई हक नहीं है, इसलिए मैं मरना चाहती हूँ, छोड़ो मुझे। कहते हुए आदत रोने लगी। आदत की बात सुनकर उस लड़के ने आदत को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, कोई भी गलती जान से ज़्यादा बड़ी नहीं होती, तुम एक छोटी सी गलती के लिए अपनी जान कैसे दे सकती हो, दिमाग है तुम्हारे अंदर, तुम तो बच्ची लग रही हो, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। उस लड़के की बात सुनकर आदत ने कहा, छोटी सी गलती नहीं की है मैंने गुनाह किया है। कहते हुए आदत जोर जोर से रोने लगी। आदत को इस तरह से रोते हुए देखकर उसे लड़के ने आदत का छोटा सा चेहरा अपने हाथों में भरते हुए कहा, क्या किया है तुमने। उसकी आवाज़ सुनकर आदत को एक अजीब सी सिक्योरिटी महसूस हो रही थी। उसने अपना चेहरा ऊपर उठकर उसकी तरफ देखकर रोते हुए कहा, मैंने छोटी गलती नहीं की है, बल्कि मैंने गुनाह किया है, मैंने उनको मार डाला, मैंने उनकी जान ले ली, खूनी हूँ मैं, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। कहते हुए आदत हाइपर हो रही थी, उसकी सांसें तेज हो गई थी और उसका चेहरा भी खून की तरह लाल नजर आ रहा था।
सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। आदत की बात सुनकर सामने खड़ा लड़का हैरानी से आदत की तरफ देखने लगा। आदत की उम्र अभी 15 साल थी, जिसे देखकर उसने खुद से कहा, जरूर यह किसी चूहा बिल्ली को मारने के बाद इस तरह से हरकत कर रही है। इतना मन ही मन सोचकर उसने कहा, हाइपर होना बंद करो, कुछ नहीं हुआ है, तुमने किसी की जान नहीं ली है, सुनो मेरी बात ध्यान से। उसकी सुनकर भी आदत पर कोई असर नहीं हो रहा था। आदत गहरी गहरी सांस लेते हुए एक ही बात रिपीट कर रही थी, मैंने उनको मार डाला, मैं खूनी हूँ, मुझे मरना है, मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मेरी वजह से सबको सफ़र करना पड़ेगा, मैंने सब खराब कर दिया, मुझे मरना होगा। आदत एक ही बात रिपीट कर रही थी। आदत को इस तरह से बर्ताव करते हुए देखकर उस लड़के ने झटके से आदत को अपने करीब खींचकर चिल्लाते हुए कहा, चुप। वह इतनी जोर से चिल्लाया था कि आदत घबराकर उसकी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, उसकी बॉडी अभी भी सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी। उस लड़के ने आदत की तरफ देखा और कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो, जो कुछ भी हुआ है उसे तुम नहीं बदल सकती, पर तुम इस तरह से अपनी जान देकर अपने परिवार के साथ गलत कर रहे हो। तुम्हारे परिवार तुमसे कितना प्यार करता होगा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वह लोग कैसे जी पाएंगे? एक बार भी तुमने उनके बारे में सोचा है? उसकी अपने कुछ नहीं कहा, बस आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। उस लड़के ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, मेरी बात कान खोल कर सुनो, प्रॉमिस करो मुझे, आज के बाद तुम ऐसी बेवकूफ़ी कभी नहीं करोगी। जिंदगी बहुत कीमती होती है, भले ही तुम्हारे लिए तुम्हारी जान कीमती ना हो, पर तुम्हारे अपनों के लिए है। उनसे पूछो जिन्होंने अपने अपनों को खोया है तो कैसे मर मर के अपनी जिंदगी गुजर रहे हैं। कहते हुए उसे लड़के की आवाज़ काफ़ी भारी हो गई थी। उस लड़क की आंखों में एक अजीब सा दर्द था, जिसे देखकर आदत कुछ भी नहीं कह पा रही थी, वह बस उसकी तरफ देख रही थी। आदत की आंखों को देखकर उसने आगे बढ़कर आदत के माथे पर अपने होंठ रखते हुए कहा, जिंदगी को जीना सीखो, काटते सब लोग हैं पर तुम्हें जिंदगी जीनी है, जो कुछ भी हुआ है उसे भूल के एक नई शुरुआत करो। कहते हुए उसे लड़के ने आदत को खुद से दूर किया। वही आदत अपनी आंखें बंद करके उसके होठों की छुअन को अपने माथे पर महसूस करके अभी भी उसी तरह से खड़ी थी। उस लड़के ने आदत की तरफ देखा और उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, प्रॉमिस करो अगली बार अपनी जान देने से पहले एक बार अपने परिवार का चेहरा याद कर लोगी। उसकी बात पर आदत है उसके हाथ में अपना हाथ देखा और बस अपना सर हिला दिया, जिसे देखकर वह लड़का कुछ कहने ही वाला था कि उसे एक गाड़ी के रुकने की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर उसे लड़के ने आदत को खुद से दूर किया और कहा, जिंदगी बहुत कीमती होती है, याद रखना। कहते हुए ऐसे किसी हवा के झोंके की तरह गायब हो गया। आदत ने उसकी तरफ देखा और वह कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसे चाहत के जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। आदत चाहत की आवाज़ सुनकर आदत ने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया तो एक डायरेक्शन से चाहत दौड़ते हुए आदत की तरफ आ रही थी और उसके पीछे ही आदित्य भी आ रहा था। चाहत आकर सीधा आदत के गले से लिपट गई और उसने आदत को सीने से लगाकर रोते हुए कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अपनी मॉम के इस तरह से गले लगने की वजह से आदत पहले तो पीछे की तरफ से लग गई, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसने धीरे से पलटकर पीछे देखा तो उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। आदित्य भी आकर आदत और चाहत के गले से लग गया। उसकी सांस से घबराहट की वजह से तेज हो गई थी। उसे घबराहट हो रही थी कि कहीं आदत खुद के साथ कुछ गलत ना कर ले। वही वो लड़का दूर से आदत, चाहत और आदित्य को देख रहा था। उन तीनों को देखकर उसने दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ आसमान की तरफ देखा और कहा, मिस यू मॉम, मिस यू डैड। कहते हुए उसकी आंखों से एक आंसू की बूंद गाल पर आ गई। अगले ही पल उसने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं बहुत जल्दी खुद को पूरी तरह से बदला लूंगा और आपका गुनहगार को ऐसी सजा दूंगा, सपने में भी कभी इमेजिन नहीं की होगी। उसने इतना कहा ही था कि उसका मोबाइल बजने लगा। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। आवाज़ सुनकर उसने गहरी सांस ली और अपना मोबाइल निकाल कर देखा तो उसे परकुंज नाम फ्लैश हो रहा था। उसने कॉल उठाते हुए कहा, हेलो। दूसरी तरफ से कॉल पर एक जवान लड़के ने चिल्लाते हुए कहा, युवी कहाँ है तू? ये कोई और नहीं युवराज लूथरा है। युवराज ने एक दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, अपने अपनों को तो नहीं बचा पाया पर किसी और के अपनों कौन से दूर होने से जरूर बचा लिया। एक नज़र फिर से चाहत आदित्य और आदत की तरफ देखा और कहा, मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर वह तेजी से वहां से निकल गया। वही आदत अभी भी पलट पलट कर इस लड़के को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। ये देख, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी कर। आदित्य ने कहा, क्या हुआ आदत? आदित्य के सवाल पर आदत ने आदित्य की तरफ देखा और कहा, कुछ नहीं डैडी, आई एम सॉरी। कहते हुए वह रोने लगी। आदित्य ने भी उसे अपने गले से लगा लिया।